नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑन लोड ऑफ एक्चुअल ट्रांसफार्मर या तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कोई एक्चुअल ट्रांसफार्मर है या हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो अगर वे लोड से कनेक्टेड है तो उसका हम कैसे फेजर डायग्राम बना सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, सबसे पहले जो हमने बनाया था वीडियो उसमें देखा था नो लोड के कंडीशन में हम कैसे फेजर डायग्राम बना सकते हैं। आप इसका थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर जो है कि आप वीडियो को देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। इसके बाद हमने आइडियल ट्रांसफार्मर लिया। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या था कि लीकेज फ्लक्स को हमने जीरो मान लिया था और जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था उसको जीरो मान लिया था। तो इन दोनों ही केस में हमने फेजर डायग्राम बना लिया है। आपने तो वे वीडियो देखा नहीं होगा, तो सबसे पहले आप पीछे जाइए प्रीवियस वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहली वीडियो से देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो आपको एक भी डाउट जो है कि नहीं बचेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट को हमने क्लियर करते हुए चला है। तो आज की इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे लिखा है फेजर डायग्राम ऑन लोड। ऑन लोड का मतलब क्या, लोड कनेक्टेड होगा, यानी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होगा और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड होगा। और हमारा ट्रांसफार्मर होगा कैसा, ये भी तो समझना है। ट्रांसफार्मर हमारा एक्चुअल ट्रांसफार्मर है जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए, इसकी प्रीवियस वीडियो में अगर हम बताए थे कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर को लेकर बताए थे, आइडियल ट्रांसफार्मर बेसिकली होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि आइडियल कोई ट्रांसफार्मर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होता है, उसमें जो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स होता है वे भी जीरो होता है। लेकिन एक्चुअल में जो आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका कभी भी आप सोच सकते हैं कि उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो हो, यानी उसमें जो आप कापर का तार लगाए हैं उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लीकेज फ्लक्स हो वे जीरो हो, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता ही है। ठीक है, तो आइडियल के केस में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आइडियल होता नहीं है कोई चीज़। हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि जब लोड कनेक्टेड होता है तो उसका हम कैसे फेजर डायग्राम बना सकते हैं। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है इसलिए, और थोड़ा सा बना दिए ताकि समय बच सके, और यहाँ पे पूरा नहीं बनाया है ताकि आपको यहाँ पे हम समझा सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या। अगर आप ट्रांसफार्मर को बारीकी से समझे तो दो ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा यह कोर, और दूसरी यहाँ पे एक मिलेंगी आपको वाइंडिंग। और वाइंडिंग भी दो होती है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, आप हमारी बातों को बस ध्यान से सुनिए। दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। बात समझ में आ गई। प्राइमरी वाइंडिंग बताए थे आपको कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है यह सप्लाई से कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यह लोड से कनेक्टेड होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बार बार वीडियो में ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो अब भाई ट्रांसफार्मर है हमारा, तो ट्रांसफार्मर में हमने वाइंडिंग किया है। वाइंडिंग का मतलब क्या कि तार लपेटे हैं, और कापर या एल्युमिनियम का है तो उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस है इसका मतलब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। तो उस चीज़ को हम बनाने के लिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए ऐसे हम रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, हम ये तार लपेटे हैं तो तार पर तो हम आपको रेजिस्टेंस, आपको लीकेज रिएक्टेंस तो दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए इस चीज़ के ये जो तार में, जैसे मान लीजिए समझिए ये हमारा ये माइक का तार है, इसमें ऐसे ऐसे लपेटा है, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है उसको तो आप जान नहीं ना पाएंगे, आप उसको देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से यहाँ पे बना दिया है। तो जो हमने वाइंडिंग मटेरियल यूज किया कापर या एल्युमिनियम, तो उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या, हम कैसे हम बना रहे हैं। अब बुक में तो ऐसे दे दिया होगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ये बात है। दूसरी बात, यहाँ पे इस ऐसे लपेटा हुआ है तो इसमें फ्लक्स बनेगा, और ज़रूरी तो है नहीं कि सारा फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लीक करे, कुछ न कुछ लीक करेगा। तो उस लीकेज फ्लक्स को हम जो होगा लीकेज फ्लक्स, इसको ऐसे बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका लीकेज फ्लक्स के कारण लीकेज रिएक्टेंस होता है, या रिएक्टेंस कह सकते हैं, और उस रिएक्टेंस को ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, क्योंकि इसमें भी वाइंडिंग है, इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें भी फ्लक्स लीकेज होगा, तो लीकेज रिएक्टेंस होगा, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं और यहाँ पे एक रिएक्टेंस बना दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, प्राइमरी साइड है। तो मान लेते हैं कि प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R1 है, और जो यहाँ पे रिएक्टेंस है उसको X1 से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है R2 दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे जो रिएक्टेंस है उसको X2 से दिखा दे रहे हैं। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ के आ रहे हैं लोड कंडीशन में। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, लोड को कनेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सप्लाई दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है V1। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सप्लाई से कनेक्ट किए हैं तो हम पढ़ रहे हैं लोडेड कंडीशन में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या लोड कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे हम एक मान लीजिए लोड कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया। तो देखिए ये पूरा एक डायग्राम बन गया। आपको ये डायग्राम क्या है, इक्विवेलेंट डायग्राम है, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल या तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अब कहानी सुनिए, इसमें होता क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे उसे आप ध्यान से समझिए। देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे सप्लाई हम देते हैं इस ट्रांसफार्मर में, तो जब हम सप्लाई देते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है कि जब सप्लाई देंगे तो यहाँ पे इस वाइंडिंग में आकर सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन होगा तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स के कारण यहाँ पे जो है कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होगा तो ईएमएफ बनेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि E1 एएमएफ इंड्यूस हुआ, और यहाँ पे मान लेते हैं इसी फ्लक्स के कारण यहाँ पे इंड्यूस हुआ ईएमएफ E2। मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 था और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 था। बात समझ में आ गई। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो इससे पहले वाला आइडियल वाले जब हम फेजर डायग्राम बनाए थे तो उसमें आपको बताया था कि होता क्या है। पूरी कहानी आप देखिए, यहाँ पे आपको पिछली वीडियो देखना ही पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है तो उसको जरूर देखें। तो यहाँ पे समझिए होता क्या है, जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है, और हम यहाँ पे करंट बना दे रहे हैं। ये मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखिए सप्लाई से कनेक्ट किए तो I1 करंट फ्लो किया। ठीक है, और ये I1 करंट आया और यहाँ पे फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईएमएफ बना। हमने मान लिया कि ईएमएफ E1 है। ठीक है, और इसी फ्लक्स के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और इसको हमने नाम दे दिया E2, और E2 बना तो इसके कारण यहाँ पे क्या बन गया भाई, I2 बन गया। तो इसको यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये I2 बना। और हमने आपको बताया था कि देखिए ये जो फ्लक्स है ऐसे होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को बताया है बढ़िया से। आप प्रयास कीजिए उस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे फटाफट बताएंगे, लेकिन उसमें पूरा हम बेसिक से बताए थे। तो ये ऐसे मतलब जब हमने सप्लाई से कनेक्ट किया तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा कुछ था। अब क्यों था, कैसे था, ये सारा प्रीवियस वीडियो को देखकर ही आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जब फ्लक्स के कारण इसमें E2 ईएमएफ इंड्यूस हुआ, हेंस करंट I2 इंड्यूस हुआ, और इस I2 के कारण एक अपोजिट में जो है कि इसका फ्लक्स इंड्यूस होता है। मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में होता है, इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जो है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पहले φm फ्लक्स था और अब जो है कि I2 के कारण φ2 फ्लक्स बना, और इस φ2 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है इस मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करंट बहता है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक्स्ट्रा करंट को I1 डैश से। ये एक्स्ट्रा करंट बनता है, और इस एक्स्ट्रा करंट के कारण यहाँ पे एक जो है कि फ्लक्स बनता है, और ये जो है बनता है φ1। जो φ1 बनता है वो φ2 को काउंटर करता है, यानी φ2 के ठीक अपोजिट में ये फ्लक्स बनता है, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जो नेट फ्लक्स पहले था नो लोड के कंडीशन में, यानी यहाँ पे कोई लोड ही नहीं कनेक्ट किए थे, उस कंडीशन में जो फ्लक्स था वे पहले की तरफ फ्लक्स हो जाता है। यानी कुछ क्षण के लिए क्या होगा कि फ्लक्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब सप्लाई से कनेक्ट किया तो यहाँ पे फ्लक्स था φm, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे φm बना, इसमें E1 बना, इसमें E2, और E2 के कारण I2 बना, और I2 अपने आप से जो है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स से यहाँ पे φ2 फ्लक्स बना, जो
फाई एम के अपोजिट था, और इस I2 के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट, क्योंकि फ्लक्स रिड्यूस करने लगेगा, मान लीजिए 100 था तो ये 5 भी बनाया तो 95 हो गया, कम होने लगेगा, और जब फ्लक्स कम होगा तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग क्या करे, एक्स्ट्रा करंट सप्लाई से खींचने लगेगा, और ये जो एक्स्ट्रा करंट होगा ये फ्लक्स बनाएगा 5 और ये क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा 5 ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से बताए हुए हैं। यहाँ पे मेन पर्पज हमारा है डायग्राम बनाना, फेजर डायग्राम, लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसको जरूर समझाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इतनी बातें। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है रिएक्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है इम्पेडेंस, जिसको हम Z से दिखाते हैं। तो प्राइमरी वाले को 1 से लिख रहे हैं इसलिए Z1 लिख दिए। उसी तरह यहाँ पे हम इसको किस चीज़ से दिखा देंगे, Z2 से। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नोट करके इस चीज़ को लिख लीजिए, क्या Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस में J एक यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे X1, ठीक है। Z1 इक्वल टू R1 प्लस JX1, ठीक है। यहाँ पे Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस में JX2, ठीक है। तो ये आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अब यहाँ पे J क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे, क्योंकि जब आप फेजर डायग्राम समझेंगे वहाँ पे इस चीज़ का इंपॉर्टेंस है। ये J ऑपरेटर जो है 90 डिग्री लीड कराने का काम करता है, ये आगे आप समझ लेंगे। बात समझ में आ गई इतना? अब समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो उस केस में हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्राइमरी वाले में नो लोड करंट फ्लो करता है, जिसे हम I0 से दिखाते हैं। और ये जो I0 होता है, I0 इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन, IW प्लस IM। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल गया, यानी I0 इक्वल टू क्या होता है, IW प्लस में, सॉरी यहाँ पे IM, ठीक है, IM ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये क्या है, वर्किंग कंपोनेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे ये मिल गई। तो देखिए, ये जो बातें हम बता रहे हैं इसको नोट करिए, क्योंकि जब हम फेजर डायग्राम बनेंगे तो इस सारे पॉइंट का हम यूज करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब हम सप्लाई से कनेक्ट किए तो इसमें करंट फ्लो किया I1, और ये जो I1 है ये किसके इक्वल होगा, देखिए I1 जो है इक्वल होता है किसके, जो नो लोड करंट है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा है I1 डैश, कहीं कहीं पे I2 डैश भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, I2 के कारण I2 डैश, या तो प्राइमरी में फ्लो कर रहा है तो I1 डैश, अब कोई भी चीज़ से दिखाता है, बस अलग दिखाना है। तो ये हमने मान लिया I1, यानी प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है, I0 प्लस में I1 डैश के। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये जो भी हम बता रहे हैं इसको आप ध्यान में रखिए, ये एकदम पॉइंट है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फेजर डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, नहीं तो रट्टा मार के तो चले ही जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया। अब यहाँ पे समझिए, जब यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो KVL अप्लाई करने अगर आपको नहीं भी आता है तभी उससे बेहतरीन तरीका बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि वोल्टेज सप्लाई किया V1, ध्यान से समझिए, V1 जब सप्लाई किया तो जब सप्लाई दिए V1 तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि V1 सप्लाई किए तो मान लीजिए करंट I1 फ्लो किया तो रेजिस्टेंस में गया तो कुछ लॉसेज होगा, जिसको हम I1 R1 से दिखा दे रहे हैं, I1 R1 इसमें लॉस हो गया ना, इसमें गया रिएक्टेंस वाले में तो इसमें मान लेते हैं I1 X1 लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये बाकी जो बच गया यहाँ पे इंडक्शन हो गया EMF के रूप में। यानी अगर हम समझें तो V1 इक्वल होगा किसके, I1 R1 प्लस में I1 X1 प्लस में E1 के। देखिए ये हमारा एक कॉन्सेप्ट मिल गया, यहाँ पे J लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे J लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको मिल गया। यहाँ पे उसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे सुनिए, या इस फ्लक्स के कारण इसमें EMF इंड्यूस हुआ E2, और आप बताइए कि यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज है V2, तो E2 बड़ा होगा कि V2, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो EMF इंड्यूस हुआ वे E2 हुआ, और E2 के कारण I2 करंट, और I2 यहाँ पे जाएगा तो इसमें कुछ मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 R2, ठीक है, इसमें जाएगा तो हो जाएगा I2 X2। यानी अगर हम देखें तो कुछ इस E2 से जो I2 करंट हुआ कुछ इसमें लॉस, कुछ इसमें लॉस, और बाकी इसमें पहुंचा। यानी E2 जो होगा, E2 वे इक्वल होगा किसके, I2 R2 प्लस में J I2 X2 प्लस में V2 के। देखिए
यहाँ से V2 इक्वल टू आप निकाल भी सकते हैं। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E2 माइनस में, देखिए V2 रहने दीजिए, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, तो E2 माइनस में I2 R2 माइनस में J I2 X2। देखिए क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट जो जो यहाँ पे लगा रहे हैं भाई इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अभी तक हमने आपको 4 पॉइंट बता दिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 पॉइंट हमने कंक्लूड कर लिया। समझ में आ गया इतना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि जब यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जितना होता है, हमेशा प्रयास क्या रहता है, जो ट्रांसफार्मर है एक्स्ट्रा करंट लेने के पीछे कारण क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लक्स शुरू में था φm, I2 के कारण बना φ2, तो φ2 बना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी फ्लक्स कम होने लगा। अब ये सब क्यों हो रहा है, थोड़ा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब बार बार चीज़ बताएंगे तो दिक्कत होगी, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब इसमें क्या होता है, फ्लक्स कम हो जाता है। अब फ्लक्स जब कम होगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट लेगा, और ये जो एक्स्ट्रा करंट लेगा क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ का जो आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स है और यहाँ का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ से एक और फार्मूला हम निकाल सकते हैं। क्या, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा करंट क्या है, I1 डैश, तो ये हो जाएगा I1 डैश, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या है, N1। आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है NI, यानी नंबर ऑफ टर्न और I। यहाँ पे करंट फ्लो करा है I1 डैश और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है N1, तो ये हो जाएगा I1 डैश N1 इक्वल होगा किसके, N2 I2, यानी I2 N2 के। तो यहाँ से I1 डैश इक्वल टू निकाल सकते हैं I2 N2 अपान में N1। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको दे दिया। अब चलिए हम समझते हैं कैसे हम फेजर डायग्राम को बना सकते हैं। हम इन सारे का हम इसमें इस फेजर डायग्राम में जब बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं भाई, क्या हम पढ़ रहे हैं, फेजर डायग्राम ऑन लोड कंडीशन। अब लोड जो है वे 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हम लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला प्योर रेजिस्टिव, ठीक है, दूसरा रेजिस्टिव इंडक्टिव, या तो L से दिखा दे रहे हैं, रेजिस्टिव इंडक्टिव, यानी इंडक्टर, ऐसे इंडक्टर है माने इंडक्टिव टाइप का लोड हम इस्तेमाल करें। इंडक्टर है या चाहे कैपेसिटर है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इसीलिए हम रेजिस्टिव इंडक्टिव बोल रहे हैं, और इसको रेजिस्टिव कैपेसिटिव, यानी 3 प्रकार का हम लोड देखते हैं। तो हम इन तीनों के लिए डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम, लेकिन हम बनाएंगे एक और दो उसी कॉन्सेप्ट से, बीच वाले को बताएंगे और इन दोनों का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक को पकड़ते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर में लोड लगाया है वे कौन सा लोड है, रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड है, यानी इंडक्टिव लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब थोड़ा समझ लीजिए ये कि इंडक्टिव लोड में होता क्या है। चलिए यहाँ पे समझिए, देखिए इस डब्बे में समझ लीजिए भाई। देखिए इंडक्टिव लोड में होता क्या है, इंडक्टर, देखिए इस प्रकार से हम इंडक्टर बनाते हैं, ठीक। इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वे 90 डिग्री से लैग करता है। क्या, 90 डिग्री से लैग करता है, किससे, वोल्टेज से। यानी अगर आप देखोगे इंडक्टर के केस में, अगर प्योर इंडक्टर है तो E और I अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो जो करंट होता है वह लैग करता है। लैग माने क्या, पीछे रह जाता है E से, वोल्टेज से 90 डिग्री। लेकिन कोई चीज़ प्योर होता नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो बस ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि करंट जो है लैग करेगा, किससे, तो वोल्टेज से। बस यही चीज़ समझना है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा ले लिए हैं ताकि अब हमको लाइन खींचना पड़ेगा और ऐसे ऐसे हम बना देंगे, तो इसीलिए पहले से ही थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लिया है ताकि आसानी होगी और सीधा लाइन भी खींचेंगे, क्योंकि हाथ से ही सब फटाफट बना देंगे। अब हमको स्केल से यूज नहीं करना होगा। तो समझिए, अब चलिए हम बनाते हैं। देखिए अगर आपको फेजर डायग्राम रटना है तब तो एकदम आसान है, रट लेंगे, लेकिन समझना है तो एक बार मुश्किल होगी, लेकिन इसके बाद आप इतना बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि आप एक एक लाइन क्यों बनाया गया है आप ये समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना है किसका, ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का मेन चीज़ समझना हो कि ट्रांसफार्मर में मेन काम क्या हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर में मेन काम किस चीज़ का है, फ्लक्स का, क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई दिया
और सप्लाई दिया तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ बना, और ईएमएफ के कारण इसमें करंट बना, ये यहाँ पे फ्लक्स बना, फ्लक्स के कारण इसमें फ्लक्स आया, इसमें ईएमएफ हेंस करंट इंड्यूस हुआ। यानी पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे लेके है, फ्लक्स पे। इसीलिए जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स को रिफरेंस मानते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, फाइएम यानी मैक्सिमम जो फ्लक्स है उसको रिफरेंस मान लेंगे। क्या करेंगे, रिफरेंस फेजर मान लेंगे, ठीक है। यानी हम रेफरेंस के तौर पे फाइएम ले लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो ये वाला आप जो लाइन देख रहे हैं ऐसे, ये हमने मान लिया कि ये क्या है, हमारा फाइएम है, हमने इसको रेफरेंस ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2 ध्यान से समझिए। दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं हम, दूसरा स्टेप में E1 और E2 को बनाएंगे। E1 और E2 ये दो क्या हैं, ये दोनों इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं, और इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं, और ये दोनों के दोनों जो फाइएम से 90 डिग्री लैग करते हैं। और ये कैसे लैग करते हैं, जब आप हमारे ईएमएफ इक्वेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि जो E1 और E2 होते हैं ये सेम फेज में होते हैं और फाइएम से 90 डिग्री लैग करते हैं। इस फार्मूले से E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 से। ये कैसे आया है, इस चीज़ को भी अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो ईएमएफ इक्वेशन वाला जरूर देख लें, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री लैग करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि E1 और E2 सेम फेज में होते, क्यों होते हैं ये समझ लीजिए। देखिए इस यहाँ पे जो फ्लक्स बना उसी के कारण E1 बना, और यही फ्लक्स लिंक हुआ है इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में, और इसके कारण भी E2 बना है। यानी E1 और E2 जो है सेम फ्लक्स के कारण बने हैं, इसीलिए E1 और E2 सेम फेज में होते हैं, लेकिन फाइएम से 90 डिग्री लैग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये बन गया आपका ऐसे, देखिए ये हमने बना दिया आपका क्या, E1 और E2। तो ये मान लेते हैं E2 है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये E1 को दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये E1 है, ठीक है। तो E2 और E1 हमने दोनों को बना दिया। देखिए ये दोनों सेम फेज में हो गए, दोनों सेम फेज में हो गए, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से लैग भी करा है। ये देखिए ये फाइएम इधर है तो 90 डिग्री पीछे E1 और E2, एकदम ध्यान से समझिए, शिद्दत से समझिए। चलिए अगला हम समझते हैं। देखिए अब हम अगला स्टेप समझते हैं, थोड़ा दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या करना है, हम V2 को ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, V2 को ड्रा करेंगे, V2 को ड्रा करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, I2 लैग करेगा भैया V2 से। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, V2 को ड्रा कर लेते हैं। देखिए V2 को ड्रा कैसे करेंगे, अब ये समझिए, यहाँ पे थोड़ा आ जाइए। ये देखिए ये E2 है और ये V2 है, दोनों में कौन बड़ा है आप बताइए। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पहले ईएमएफ बना, और यहाँ से ईएमएफ के कारण करंट बना, तो कुछ इसमें गया, कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो बचा इसमें आया। यानी E2 बड़ा होगा इससे, क्योंकि इंडक्टिव लोड के केस में तो E2 बड़ा है V2 से, यानी यहाँ पे V2 क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसीलिए हमने मान लिया कि कुछ एंगल पे यहाँ पे हमने बना दिया किसको, V2 को। तो ये हो जाएगा आपका V2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा, ये क्या है आपका V2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं। देखिए तो ये आपका V2 है, क्योंकि देखिए ये E है, E से कुछ डिग्री लैग कर रहा है V2। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से V2 हमने बना दिया, E2 हमने बना दिया। अब यहाँ पे ये दोनों भाई साहब लोग बच गए, I2R2 और I2X2। तो I2X2 क्या है, ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है, यानी एक तरह का ये क्या वोल्टेज है ना। अब वोल्टेज है तो ये वोल्टेज V2 है। और आप समझिए कि पहले देखिए यहाँ पे, इससे पहले ये करंट वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन सा भैया हम पढ़ रहे हैं भैया। देखिए यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है क्या, इंडक्टिव लोड, और इंडक्टिव लोड के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है, करंट लैग करता है। तो यहाँ पे देखिए V2 बन गया, तो V2 से क्या करेगा, लैग करेगा कितना। अब प्योर इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल से लैग कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे बना दे रहा है। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका I2,
और देखिए V2 और I2 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनना है यहाँ पे φ2 एंगल बनना है, ठीक है। तो I2 और V2 के बीच में φ2 एंगल है। और क्यों हमने पीछे इससे बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टिव लोड है, इसलिए करंट क्या करेगा, लैग करेगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और ये समझ गए तो अगला वाला एकदम समझ में आ जाएगा, दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए ये हमको समझना है कि I2 R2 कैसे बनाए। अब I2 R2 ये क्या है, ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है। अब यहाँ पे समझिए कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के डायरेक्शन में वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। क्या समझे, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के डायरेक्शन, चूंकि देखिए रेजिस्टेंस R2 है और उसमें करंट क्या I2 फ्लो कर रहा है, तो ये देखिए I2 है, लेकिन हमें वोल्टेज बनाना है तो सेम डायरेक्शन में बनाएंगे, लेकिन वोल्टेज वाले में बनाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा रहा है, I2 R2। देखिए I2 R2 सॉरी R2 R2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हम ऐसे क्यों बनाए हैं, देखिए ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसको भी बनाना है। आप पढ़े होंगे कि कोई वेक्टर है ऐसे, तो वेक्टर को ऐसे है तो इसको हम शिफ्ट करके ऊपर ऐसे ला सकते हैं, लेकिन ध्यान का रखा जाता है कि जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई वेक्टर है तो इसको उठा के हम ऊपर रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। तो देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है तो उसी के डायरेक्शन में हमने बना दिया। थोड़ा बुक वाला आप यहाँ पे बगल में इमेज देख सकते हैं, थोड़ा आपको लगेगा कि इसी के डायरेक्शन में ही है, लेकिन बुक में ऐसा दिया है, थोड़ा सा बनाने में ऐसा लग रहा है। लेकिन I2 जिस डायरेक्शन में होगा उसी के डायरेक्शन में ये हमारा वोल्टेज भी होगा जो रेजिस्टेंस में होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझिए, अगला हम समझते हैं यहाँ पे X2 वाला। अब ये समझिए ये क्या है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव लोड हमने कनेक्ट किया है। और ये जो रिएक्टेंस है ये एक तरह का इंडक्टर ही तो है, और ये 90 डिग्री क्या करता है, जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीड करता है, किससे, करंट से। तो इसीलिए यहाँ पे समझिए, देखिए ये करंट है तो करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, और इसके ठीक अगर परपेंडिकुलर में हम बना दें तो वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री लीड कराना है किसको, वोल्टेज को। तो देखिए ये वाला वोल्टेज हमने ऐसे बना दिया, और ये जो वोल्टेज होगा क्या होगा, I2 X2 होगा। यहाँ पे ये वाला बना रहे हैं हम इस समय, देखिए ये वाला बना रहे हैं I2 X2, ठीक है। I2 R2 बना दी, I2 X2 बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए ये अगर हम इसको देखें तो ऐसे ये आगे जाएगा तो ठीक इसके परपेंडिकुलर हमको बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वे लीड करता है किससे, करंट से, इंडक्टर के केस में। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ये रिएक्टेंस है वे एक तरह का इंडक्टर ही काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसे 90 डिग्री लीड करा दिया। और लीड कराने के लिए यहाँ पे जे का इस्तेमाल करते हैं, ये जे दिखाता है कि लीड कर रहा है कोई चीज़, ठीक है, समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बिल्ड कर लिया। अब यहाँ से आता है अगला, ऊपर वाला कैसे बनाएं। देखिए ये जो E1 है इसको अब इसी में बनाएं, उससे अच्छा है कि इसको ऊपर भेज दें। तो हम जानते हैं कि ठीक मान लीजिए ऐसे कोई है तो इसको अपोजिट में करेंगे तो इसमें बस माइनस साइन लगा देना होता है। तो इस E1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में E1। तो ये मान लेते हैं कि बन गया माइनस में E1। थोड़ा इसको बना लेते हैं, देखिए ये बन गया माइनस में E1, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि हम तो ये जान रहे हैं कि इस केस में अगर देखें तो E1 और V1 में तो V1 ज़्यादा है, क्योंकि V1 में इसमें कुछ लॉस हुआ, इसमें कुछ लॉस हुआ, जो बचा इसमें है, तो V1 ज़्यादा है। तो इस केस में कुछ डिग्री यहाँ पे लीड करेगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V1, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो नीचे वाला अपनाया है। क्या इसमें क्या हमको दो चीज़ें चाहिए, I1 R1 चाहिए और I1 X1 चाहिए। तो I1 R1 अभी बताए हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा I1, लेकिन हमको यहाँ पे अभी I1 तो पता है नहीं, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे समझिए क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो अगर आप हमारे देखे होंगे तो देखिए, वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि नो लोड के करंट में क्या होता है कि IW और IM ये दोनों के सम के इक्वल होता है I0, ठीक है। अच्छा यहीं से समझिए, देखिए IM जो होता है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, मैग्नेटाइज करने का काम करता है कोर को। तो मैग्नेटाइज करने का मतलब कि फ्लक्स को जनरेट करता है, और फ्लक्स जनरेट कर रहा है यानी कि फ्लक्स के डायरेक्शन में होगा, यानी ये IM इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो वर्किंग कंपोनेंट है ये वर्किंग कंपोनेंट के कारण ही सारा काम होता है, और ये E1 के जो है कि डायरेक्शन में होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे IW, और इन दोनों का अगर हम फेजर सम लें, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, ये यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला लाइन है।
तो ये इसका फेजर सम हो जाएगा। आप बगल में आप इमेज देख सकते हैं किस तरीके से बनाया, थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा, आपको दिखा दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, IM है, और ये क्या है, IW है, और ये बन जाएगा I0। तो इस चीज़ को हम दिखा दे रहे हैं, क्या है, I0। बात समझ में आ गई। और देखिए हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्या बताया है कि यहाँ पे जो I2 होता है, I2 को काउंटर करने के लिए क्या उत्पन्न होता है, क्या इंड्यूस होता है, यहाँ पे I1 डैश, यानी जो I2 है वे इक्वल होता है कि इसके I1 डैश के, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि I2 इधर है तो इसके ठीक अपोजिट में, तो देखिए ये एकदम ठीक इसके अपोजिट में ये हो गया आपका I1 डैश, समझ गए। तो देखिए ये हो गया आपका I1 डैश, और हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि I1 डैश और I0 इन दोनों का फेजर सम, ये सॉरी यहाँ पे फेजर सम होता है, इन दोनों का फेजर सम I1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का फेजर सम लेंगे, ऐसे फेजर सम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ये आपका मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा आपका I1, ठीक है। तो I1 हमको मिल गया। देखिए ये क्या है हमारा, ये वाला I1 है, ठीक है। आप बगल में थोड़ा इमेज भी देख सकते हैं, आपको हम डायग्राम से भी दिखाना चाह रहे हैं कि बुक में किस प्रकार आपको समझाने की इसमें सब खिचड़ बिचड़ हो जा रहा है, लेकिन आप डायग्राम से अच्छे तरीके जो हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, इस डायरेक्शन में I1 है, तो इसका मतलब कि ये I1 इधर जा रहा है, तो ठीक इसको शिफ्ट करके ऊपर ला सकते हैं। ये I1 के डायरेक्शन में यहाँ पे चूंकि ये वोल्टेज का है, तो यहाँ पे I1 R1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में जो वोल्टेज होता है और करंट होता है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे E1 है, तो इसी के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, I1 और R1 होगा, लेकिन चूंकि करंट ऐसे है तो इसी को शिफ्ट करके थोड़ा सा ऐसे हमने बना दिया है। बात समझ में आ गई। यानी ये जो करंट ऐसे जा रहा है तो इसी को शिफ्ट करके ऊपर लाएं, और ये वोल्टेज वाला है, चूंकि हमें वोल्टेज फाइंड करना है, यानी कि R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको हमें पता करना है। तो I1 के कारण R1 आ रहा, मतलब I1 के कारण ही तो वोल्टेज है रेजिस्टेंस में, इसीलिए इस डायरेक्शन बना दी। और आप जानते हैं कि इस केस में क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, तो 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज, तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, तो देखिए ये बन गया 90 डिग्री ऐसे लीड करेगा I1 X1, ठीक है। तो ये बन गया। देखिए ये देखिए करंट है, और करंट देखिए, ये देखिए करंट है ऐसे, यहाँ पे ऐसे देखिए ये करंट है, और वोल्टेज हमें 90 डिग्री लीड कराना है I1 X1 वाला। तो देखिए ये इसको हमने उठा के ऐसे कर दिया, तो ये और इसके ठीक ऐसे परपेंडिकुलर, इसी चीज़ को हमने ऐसे दिखाया है कि ये मतलब इसके परपेंडिकुलर है I1 X1। तो ये देखिए आपका पूरा फेजर डायग्राम बन गया। टोटल जितने भी स्टेप बताए हैं, इस पूरे स्टेप को अगर आप लाइन बाय लाइन देखे होंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना अब आसान हो गया होगा एकदम। एक बार से फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर दे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने φm लिया, और हम जानते हैं कि E1 और E2 बनाएंगे। E1 E2 सेम फेज में होते हैं, लेकिन फ्लक्स से क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और जब E1 बन गया तो हमें V2 बनाना है, और हम जानते हैं कि E2 है, तो E2 और V2 में देखें तो कौन बड़ा है, तो E2 बड़ा है, तो V2 छोटा है, तो V2 थोड़ा सा पीछे बनाएंगे, लैग करेगा थोड़ा सा, तो V2 बना दिए। और हम जानते हैं कि इंडक्टिव लोड है, तो I2 क्या होता है, लैग करता है, तो I2 को थोड़ा और पीछे बना दिए, और I2 के ठीक अपोजिट में I1 डैश बनाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करंट है वे किसको काउंटर करता है, I2 को, तो यहाँ पे I2 जो है इक्वल होता है I1 डैश के, तो ठीक इसके अपोजिट ये बना दिए हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था नो लोड के कंडीशन में। हम देखते हैं कि IM और IW का जो सम होता है, फेजर सम, वे I0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे बना दिया I0। तो इन दोनों का फेजर सम I1 प्राइमरी करंट के इक्वल होता है, और यहाँ पे बाकी जो वोल्टेज था इन सबको बना दिया। तो ये पूरा हमारा बन गया फेजर डायग्राम, किसके केस में, इंडक्टिव लोड के केस में। और यहाँ पे समझते हैं कैसे हम रेजिस्टेंस वाला केस में, यानी प्योर रेजिस्टेंस है या तो रेजिस्टिव कैपेसिटिव, तो ये दोनों के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम यही डायग्राम है। देखिए बस क्या चेंज होगा ये समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो करंट है वो लैग करता है, तो कैपेसिटेटिव लोड में ये लीड करेगा। तो देखिए ये V2 है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, φ2 एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे φ2 एंगल लीड कर रहा है। तो कैपेसिटेटिव के केस में देखिए, अगर कैपेसिटेटिव लोड है तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है
सॉरी करंट होता है वे लीड करता है, और इंडक्टिव के केस में लैग करता है। तो देखिए V2 से लैग कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो करंट है वे लीड कर रहा है। ठीक है, अब प्योर इंडक्टिव अगर होगा तो दोनों सेम फेज में होंगे। देखिए जिस डायरेक्शन में V2 होगा उसी के डायरेक्शन में ये I2 भी होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी आप तीनों एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अपने घर पे एक बार फिर से ट्राई करेंगे तो ये आप फेजर डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे। बाकी यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं कि I0 है, और I0 के यहाँ पे देखिए एक I1 है, और I1 और V1 के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको हम φ1 एंगल बोल सकते हैं। ये φ2 एंगल हो गया, और I0 और V1 के बीच में जो एंगल बनता है उसे φ से दिखाते हैं। ये बेसिक सा आप डायग्राम बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये फेजर डायग्राम बनाने अब समझ में आ गया होगा। एक दो बार और देख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो लाइन बाय लाइन नहीं देखें तो उसको अगर देख लेंगे तो आपको ये जो हम बता रहे हैं एकदम बेसिक सा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। लेकिन आप पहले वीडियो से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे के टॉपिक को समझेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।